नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। हाल ही में उड़ीसा में हमें एक गंभीर ट्रेन दुर्घटना देखने को मिली है, जिसकी वजह से 275 से ज़्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और साथ ही 900 से ज़्यादा लोग इस पूरी दुर्घटना की वजह से घायल भी हुए हैं। आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करने का प्रयास करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर इस ट्रेन दुर्घटना के संभावित कारण क्या हो सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा पर बात कर लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम उड़ीसा में जो दुर्घटना हुई है उसके बारे में बुनियादी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद इस दुर्घटना के संभावित कारण क्या हो सकते हैं उन पर बात करेंगे और रेलवे में जो इंटरलॉकिंग प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है उस प्रणाली को भी समझेंगे और अंत में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत में इतनी ज़्यादा रेल दुर्घटनाएं क्यों होती हैं। इसके अलावा एक सवाल पर भी चर्चा करेंगे। सवाल जो होगा वो प्रीलिम्स का होगा। आज का हमारा जो विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ा हुआ है और आप इसे भारतीय अर्थव्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले उड़ीसा में जो दुर्घटना हुई है उसके बारे में कुछ चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। तो उड़ीसा की ये जो दुर्घटना हुई है ये मुख्य तौर पर उड़ीसा के बालासोर जिले के पास एक रेलवे स्टेशन मौजूद है। एक बहुत छोटा सा स्टेशन है जिसका नाम है बहनागा बाजार स्टेशन। इसी स्टेशन के पास, इसी स्टेशन से कुछ दूर हमें ये दुर्घटना देखने को मिली है और ये जो स्टेशन आता है ये मुख्य तौर पर भारत में दक्षिण पूर्व रेलवे के हिस्से में आता है। अब ये जो पूरी दुर्घटना हुई है इस दुर्घटना में मुख्यतः 3 ट्रेनें शामिल थीं। इसमें से 2 जो ट्रेनें थीं वो यात्री ट्रेनें थीं। इसका मतलब ये हुआ कि इन 2 ट्रेनों में यात्री सवार थे, जबकि एक जो ट्रेन थी वो मालगाड़ी थी, यानी कि उसमें कुछ सामान मौजूद था और इन्हीं ट्रेनों के बीच हमें दुर्घटनाएं देखने को मिली हैं। अब इसमें से जो पहली ट्रेन थी उस ट्रेन का नाम था कोरोमंडल एक्सप्रेस और ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है ये इस दुर्घटना में सबसे बड़ी कारक मानी जा रही है। ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है ये कोलकाता से चेन्नई की यात्रा पर निकली थी और बहुत रफ्तार से यात्रा कर रही थी, क्योंकि इसे बीच में बहुत कम जगह स्टॉप लेना था। तो ये ट्रेन मुख्यतः 127 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर रही थी। इसके अलावा दूसरी जो ट्रेन थी उसका नाम था बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस, जो कि मुख्य तौर पर बेंगलोर से हावड़ा यानी कि कोलकाता की यात्रा कर रही थी। यानी कि सबसे विशेष बात यहाँ पर यह है कि ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस थी ये कोलकाता से बाहर जा रही थी, जबकि ये जो दूसरी वाली ट्रेन है हावड़ा एक्सप्रेस ये कोलकाता के अंदर जा रही थी। तो दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में ट्रैवल कर रही थी। इसके अलावा तीसरी जो ट्रेन थी वो मालगाड़ी थी, वो एक गुड्स कैरियर थी। तो ये तो ट्रेनों की बात हुई। अब यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये दुर्घटना हुई कैसे, इसके पीछे के साइंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो जिस जगह पर दुर्घटना हुई थी उस जगह पर मुख्यतः 4 लाइन्स मौजूद थी, ट्रेन की 4 लाइनें मौजूद थी। अब यहाँ पर ट्रेन की जो 4 लाइनें थी इसमें से 2 लाइनें जो हैं, जो बीच की 2 लाइनें हैं इन्हें मेन लाइन्स कहा जाता है और जबकि ये ऊपर वाली जो 2 लाइनें हैं और ये नीचे वाली जो एक लाइन है इस लाइन को लूप लाइन कहा जाता है। अब लूप लाइन का मतलब ये है कि इन ट्रेनों को, इन लाइन्स को रिजर्व रखा जाता है। रिजर्व मुख्य तौर पर उन ट्रेनों के लिए जो कि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। और ये जो मेन लाइन है इन मेन लाइंस पर बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनें चलती हैं। जो सुपर फास्ट एक्सप्रेस रहती हैं वो इन मेन लाइंस के लिए रिजर्व रहती हैं, जबकि जो मालगाड़ी जैसी जो नॉन एसेंशियल ट्रेन्स हैं वो इस लूप लाइन पर चलती हैं। दरअसल होना ये था कि यहाँ से जो कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी कोलकाता से, उसे इस वाली मेन लाइन पर जाना था, लेकिन किसी सिग्नल में गड़बड़ी की वजह से उसने एक टर्न ले लिया और टर्न लेकर वो एक लूप लाइन पर पहुंच गई और जिस लूप लाइन पर पहले से ही एक मालगाड़ी मौजूद थी। तो जैसे ही ये इस लूप लाइन पर पहुंची तो जाहिर तौर पर जब आप 127 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किसी गाड़ी से टकराएंगे तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर आप सवाल पूछ सकते हैं कि ये तो 2 ट्रेनों की बात हुई, तीसरी ट्रेन कैसे पिक्चर में आई? तो तीसरी ट्रेन जो थी वो कोलकाता की तरफ जा रही थी, हावड़ा की तरफ जा रही थी। वो ट्रेन थी मुख्य तौर पर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। उसके लिए इस चार्ट को समझते हैं। तो हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो कि तीसरी ट्रेन थी उसकी दुर्घटना के लिए 2 कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण यह हो सकता है कि जब पहले वाली 2 ट्रेनों का एक्सीडेंट हुआ तो इसकी वजह से जो कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे थे वो डिब्बे इस वाली लाइन पर पहुंच गए, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर दुर्घटना देखने को मिलती है। इसके अलावा एक कारण ये भी हो सकता है कि
इस वाली ट्रेन के जो डिब्बे थे, इस वाली ट्रेन के एक्सीडेंट की वजह से, कोरोमंडल एक्सप्रेस के एक्सीडेंट की वजह से जो शॉक वेव जनरेट हुआ था, उस शॉक वेव की वजह से हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस पर प्रभाव पड़ा और ये भी डीरेल हो गई। तो ये बात हुई कि किस तरह से हमें दुर्घटना देखने को मिली थी। अब आगे बढ़ते हैं और इस दुर्घटना के संभावित कारण क्या हो सकते हैं, उन कारणों पर बात करते हैं, क्योंकि वैसे तो अभी तक रेलवे ने बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं किया है कि इस दुर्घटना के क्या कारण थे, लेकिन कई जानकारों ने अपना अनुमान जरूर पेश किया है कि इस घटना के क्या कारण हो सकते हैं। घटना के कारणों की बात करें तो वर्तमान समय में भारत भर में जो ट्रेनों का संचालन होता है, ट्रेनों के जो ड्राइवर्स होते हैं, उन ड्राइवर्स को लोकोमोटिव ड्राइवर कहा जाता है। और ये जो लोकोमोटिव ड्राइवर हैं, ये ट्रेनों का संचालन मुख्य तौर पर सिग्नल्स के आधार पर करते हैं। इन्हें जो सिग्नल मिलता है, उसी सिग्नल के आधार पर ट्रेनों का संचालन किया जाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष तौर पर ट्रेन से बाहर देखना, पटरियों को देखना बहुत ज्यादा संभव नहीं होता है। इसका एक कारण तो ये भी हो सकता है कि ट्रेन बहुत ज्यादा स्पीड में होती है, तो ऐसे में ड्राइवर के लिए आगे देखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और अगर यदि वो आगे देख भी लेता है तो इतनी स्पीड पर ब्रेक लगाना भी मुश्किल है। इसके अलावा मुख्य तौर पर उस समय रात में अंधेरा भी होता है, तो अंधेरे में आगे देखना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यही कारण है जिनकी वजह से भारत में ट्रेनों का संचालन सिग्नल के आधार पर किया जाता है। और ये जो सिग्नल है मुख्य तौर पर भारत में रेलवे की इंटरलॉकिंग प्रणाली का हिस्सा है। अब ये इंटरलॉकिंग प्रणाली क्या है, उस पर आगे बात करेंगे, लेकिन कई जानकारों का कहना है कि भारत में इसी इंटरलॉकिंग प्रणाली में जो सिग्नल का सिस्टम है, उस सिस्टम में हमें कुछ एरर देखने को मिला था, कुछ त्रुटि देखने को मिली थी, और उसी त्रुटि की वजह से हमें रेलवे की ये दुर्घटना देखने को मिली है। इस पर हमने पहले भी बात की थी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस जो थी, उसे मुख्य तौर पर मेन लाइन पर जाना था, लेकिन एक एरर की वजह से, एक त्रुटि की वजह से वो मेन लाइन पर न जाकर लूप लाइन पर चली गई, और लूप लाइन पर पहले से ही एक मालगाड़ी मौजूद थी, जिसकी उपस्थिति की वजह से इन दोनों ट्रेन्स के बीच हमें ये दुर्घटना देखने को मिली है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि रेलवे की इंटरलॉकिंग प्रणाली क्या है। रेलवे के इस सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। तो रेलवे की इंटरलॉकिंग प्रणाली को आप एक सुरक्षा तंत्र के तौर पर देख सकते हैं, एक सेफ्टी मैकेनिज्म के तौर पर देख सकते हैं, जिसका इस्तेमाल मुख्य तौर पर भारत में रेलवे पटरियों पर ट्रेनों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। इस पूरी प्रणाली के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है कि भारत में जो रेलवे का संचालन हो रहा है, वो संचालन बिना किसी दुर्घटना के किया जा सके, यानी कि ट्रेन एक दूसरे को पास करें लेकिन उन दोनों के बीच कोई दुर्घटना ना हो। ये सुनिश्चित करने की जो जिम्मेदारी है, ये भारत में इंटरलॉकिंग सिस्टम को दी गई है। इस सिस्टम पर और बात करें तो इस सिस्टम के मुख्यतः 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 घटक होते हैं। पहले नंबर पर आता है पॉइंट, दूसरे नंबर पर आता है ट्रैक सेंसिंग डिवाइस, और तीसरे नंबर पर आता है सिग्नल। इनके बारे में विस्तार से बात करें, सबसे पहले सिग्नल पर बात करते हैं। तो सिग्नल मुख्य तौर पर हमें ये बताता है कि ट्रेन की स्थिति क्या है, किसी जो ट्रैक है उस ट्रैक की स्थिति क्या है, उसका सिचुएशन क्या है, ट्रैक जाने योग्य है या नहीं, ट्रैक पर कोई खतरा तो मौजूद नहीं है, ट्रैक पर पहले से कोई ट्रेन तो मौजूद नहीं है। इसका जो विवरण मिलता है वो सिग्नल्स के जरिए मिलता है। और हम सभी जानते हैं सिग्नल्स जो है वो 3 तरह के होते हैं, ग्रीन, येलो और रेड, और इन्हीं सिग्नल्स के माध्यम से ट्रेनों को ये पता लगता है कि वो आगे जा सकते हैं या फिर नहीं जा सकते हैं। तो ये तो सिग्नल की बात हुई। इसके अलावा दूसरे नंबर पर है ट्रैक सेंसिंग डिवाइस। अब ट्रैक सेंसिंग डिवाइस के जरिए हम मुख्य तौर पर ट्रैक पर ट्रेनों की उपस्थिति का पता लगाते हैं। यानी कि इस डिवाइस के जरिए, सेंसिंग के जरिए पता लगाया जाता है कि जो ट्रैक है उस पर कोई ट्रेन मौजूद है या नहीं। अब सवाल उठता है कि ये कैसे होता है, तो ये मुख्य तौर पर ट्रेनों के पहियों के आकलन के माध्यम से किया जाता है। यानी कि सेंसर के जरिए पता लगाया जाता है कि ट्रेन के कितने पहिए किसी स्पेसिफिक सेंसर को क्रॉस कर गए हैं, और इसके बाद उनकी गणना की जाती है, उनको काउंट किया जाता है, और इसके आधार पर ये पता लगाया जाता है कि आखिर ट्रेन ने सेंसर को पार कर लिया है या फिर नहीं किया है। तो ये तो दूसरा कंपोनेंट हुआ। इसके बाद तीसरा कंपोनेंट है पॉइंट। अब पॉइंट जो है वो ट्रेन के ट्रैक को बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए 2 पटरियां यहाँ पर मौजूद हैं और पहली पटरी पर पीछे से एक ट्रेन आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट मैन है, जो सिस्टम है, वो जानता है कि आगे चलकर स्थिति सही नहीं है, आगे चलकर कुछ मरम्मत का काम चल रहा है। तो ऐसे में इस पूरी स्थिति में ये जो पीछे से ट्रेन आ रही है, इस ट्रेन की स्थिति में बदलाव किया जाएगा, इस ट्रेन के ट्रैक में बदलाव किया जाएगा। वो कैसे किया जाएगा? तो वो किया जाएगा पॉइंट्स के जरिए। यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट ऐड किया जाएगा जिसके माध्यम से इस ट्रेन का
जो ट्रैक है वो ट्रैक बदल जाएगा और ट्रेन को सुरक्षित तौर पर इसके स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा। तो ये इस कंपोनेंट की बात हुई, 3 कंपोनेंट्स की हमने बात की और इन्हीं तीनों कंपोनेंट्स के आधार पर भारत में ट्रेनों का सुरक्षित संचालन किया जाता है। अब आप यहाँ पर सवाल पूछ सकते हैं कि जब भारत में इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मौजूद नहीं था, इस तरह का हाईटेक सिस्टम मौजूद नहीं था, तब ट्रेनों का संचालन कैसे किया जाता था? तो उस समय भारत में जो ट्रेनों का संचालन होता था वो मैनुअल तरीके से किया जाता था। वो कैसे होता था? तो इस मैनुअल तरीके में मुख्य तौर पर एक पॉइंटमैन होता था जो कि भौतिक तरीके से ट्रैक का निरीक्षण करता था। वो ये जानने की कोशिश करता था कि ट्रैक पर कोई गड़बड़ी तो मौजूद नहीं है, ट्रैक पूरी तरह से बेहतर है या फिर नहीं है, और अपने निरीक्षण के बाद वो मुख्य तौर पर पॉइंट में यदि बदलाव की जरूरत होती थी तो पॉइंट में यानी कि ट्रैक में बदलाव कर देता था भौतिक तरीके से, मैनुअल तरीके से। और इसके बाद वही व्यक्ति ट्रेन को हरी झंडी दिखा देता था और ट्रेन आगे निकल जाती थी। लेकिन अब इसी पूरे काम को हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करते हैं, इंटरलॉकिंग डिवाइस के जरिए काम किया जाता है। भारत में वर्तमान समय में तकरीबन 7000 रेलवे स्टेशन मौजूद हैं, जिनमें से मात्र 100 स्टेशन ऐसे हैं जहां पर ये मैनुअल तरीका का इस्तेमाल अभी भी किया जा रहा है। इसके अलावा जो शेष स्टेशन है वहां पर सभी स्टेशनों में मुख्य तौर पर ये जो इंटरलॉकिंग प्रणाली है, इस प्रणाली का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये तो इंटरलॉकिंग प्रणाली की बात हुई। अब अंत में हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारत में इतनी ज्यादा रेल दुर्घटनाएं देखने को क्यों मिलती हैं, इसके कारणों पर बात करते हैं। तो बीते दिनों रेलवे ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट का नाम था रेलवे सुरक्षा रिपोर्ट 2019-20। इस रिपोर्ट में रेलवे ने बताया था कि साल 2019-20 में भारत में जितनी रेल दुर्घटनाएं हुई थी उसमें से तकरीबन 70% जो रेल दुर्घटनाएं थी उनमें हमें ये देखने को मिला था कि जो ट्रेन थी वो पटरी से उतर गई थी, यानी कि डीरेल देखने को मिला था। ऐसी तकरीबन 40 ट्रेनें थी जो पटरी से उतर गई थी। उसमें से तकरीबन 33 ट्रेनें ऐसी थी जो कि यात्री ट्रेनें थी, पैसेंजर ट्रेन थी, यानी कि उसमें यात्री मौजूद थे। जबकि 7 ट्रेनें जो थी वो मालगाड़ी ट्रेन थी। इसके अलावा इन जो 40 ट्रेनें थी इनमें से के लिए ट्रैक जिम्मेदार था। इन पटरी से उतरने के लिए जो जिम्मेदारी थी वो ट्रैक को दी गई थी। ट्रैक क्यों जिम्मेदार होता है उस पर हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर 17 ट्रेनें हैं उनके लिए ट्रैक से उतरना जिम्मेदार था। इसके अलावा जो 9 ट्रेनें थी उनमें इंजन जिम्मेदार था, यानी कि इंजन की वजह से डीरेलमेंट देखने को मिला था। अब यहाँ पर हमने बात की थी कि ट्रैक किस तरह से जिम्मेदार होता है। तो ट्रैक इस तरह से जिम्मेदार होता है कि ट्रैक में टेम्परेचर के हिसाब से हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। जो रेलवे पटरियां होती हैं वो गर्मियों के महीने में तापमान क्योंकि ज्यादा होता है, तो ऐसे में क्योंकि ये जो मुख्य तौर पर मेटल से बनी होती हैं, तो मेटल से बने होने की वजह से जब तापमान बहुत ज्यादा होता है तो हमें इन पटरियों में फैलाव देखने को मिलता है। जबकि जब तापमान कम हो जाता है तो ऐसी स्थिति में इन पटरियों में जो हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, सिकुड़ाव देखने को मिलता है। और इसी वजह से, इसी पूरी विशेषता की वजह से ट्रेन की पटरियों के बेहतर रखरखाव की जरूरत होती है, जो कि बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। और इसी वजह से भारत में हमें इतनी सारी ट्रेन दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि भारत में जो सबसे ज्यादा करप्शन है वो ग्राउंड लेवल पर होता है। और ग्राउंड लेवल पर ही ट्रेनों की सुरक्षा की जरूरत होती है, क्योंकि जब तक हम ग्राउंड लेवल पर जाकर पटरियों की मरम्मत नहीं करेंगे तब तक हमारा काम कैसे होगा, तब तक ये ट्रेनों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। इसके अलावा कुछ और भी कारण है ट्रेनों की दुर्घटनाओं के, जैसे 14% जो ट्रेन दुर्घटनाएं हुई वो ट्रेन में आग लगने की वजह से हुई थी। इसके अलावा 8% जो ट्रेन दुर्घटनाएं हुई थी वो ट्रेनों के टक्कर की वजह से हुई थी। तो ये हमने ट्रेनों के दुर्घटनाओं की बात की, उनके कारणों को समझने की कोशिश की। ये इस पूरे विषय की बात हुई। अब अंत में एक सवाल की भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे की इंटरलॉकिंग प्रणाली का हिस्सा नहीं है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए पॉइंट, ऑप्शन बी ट्रैक सेंसिंग डिवाइस, ऑप्शन सी अंतरिक्ष रडार या फिर ऑप्शन डी सिग्नल्स। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।